हेलो नमस्ते। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे आने के लिए। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में, और इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसको समझने से पहले आप सबसे पहले टॉपिक को देखो, इस एक्ट का नाम को देखो। इस एक्ट का नाम क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। मतलब ये जो कानून है, ये जो एक्ट है, किसके लिए है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अभी हम लोग कब की बात कर रहे हैं? 1919, 1919 की बात कर रहे हैं। और 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसा था, ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको ये एक्ट समझना पड़ेगा। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसा था उस टाइम। जो ये पूरा आप इंडिया देख रहे हो, ये जो पूरा इंडिया देख रहे हो, ये पूरा इंडिया को जो गवर्नमेंट चलाता था उसको हम लोग बोलते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको 1919 से पहले, इससे बिफोर आपको पहले देखना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसा है। फिर आप देखोगे ये एक्ट आने के बाद क्या क्या चेंजेस हुआ। थोड़ा सा और समझो, कोई भी एक्ट कब आता है? जब देखो सोसाइटी में प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम जब भी कोई सोसाइटी में होता है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कानून को लाया जाता है। तो सेम इसी तरह ये भी एक्ट है, कानून है। तो उस टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो प्रॉब्लम दिखा होगा, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ये एक्ट को लाया गया होगा। जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रहा होगा, लोग क्या डिमांड कर रहे थे, कैसे क्या, हम लोग आगे देखेंगे। जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ब्रिटिश को जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ये एक्ट लाया गया। और आप देखोगे इस एक्ट से ला करके क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते हैं। तो प्रोविजन आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको ये 1919 से पहले जाना पड़ेगा। ये आपने जो देखा 1919, इससे पहले बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, आखिर ये एक्ट क्यों लाना पड़ा, क्या रीजन था, ये सब पढ़ोगे। इससे पहले आप एक और एक्ट पढ़े थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 वो हम लोग पढ़ के मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, होप करता हूं कि आपने वो पढ़ के रखा होगा ऑलरेडी, फिर आप ये पढ़ रहे हो। खैर नहीं भी पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूंगा बीच बीच में, जहां भी वो आएगा उन 1909 से रिलेटेड जो भी आएगा मैं थोड़ा बीच में बताते निकलूंगा। ठीक है, पूरा डिटेल करना तो पॉसिबल नहीं। एनीवे ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो देखो मेरे जो पढ़ाने का तरीका है ना, उसमें थोड़ा लंबा हो जाता है। आप क्या कर सकते हो, उसको थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए स्पीड को बढ़ा लो। यूट्यूब पे स्पीड होता है वो बढ़ा लो, और पिक्सल को बढ़ा लो, ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। और जो भी मैं पढ़ाऊंगा इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर आपको लिखना लॉयर प्रशांत, और वहां पे आपको इस सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। साथ साथ जितने सारे मेरे चैनल पे लेक्चर है सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलो देखो, इस एक्ट को एक और नाम बोलते थे हम लोग, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। सॉरी, रिफॉर्म नहीं, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते थे। क्यों बोलते थे ये आप देखोगे, और इसको हम लोग मोंटफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते थे। क्यों बोलते थे अभी आपको समझ में आएगा। देखो उस टाइम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे चलता था उस टाइम पे, देखो उस टाइम दो इंपॉर्टेंट अथॉरिटी, आपको ये आई होप पता होगा, आपने पढ़ा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ला करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया था, जो कि कहां पे रहता था, इंग्लैंड में। देखो उस टाइम रूल कैसे होता था, इंडिया में एक सबसे हायर अथॉरिटी होता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, वाइसराय या फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये इंडिया को रूल करता था, इंडिया में रह के। इसका ऑफिस दिल्ली में होता था। 1919 की बात करें, इस टाइम पे इसका ऑफिस दिल्ली में होता था। और आपने पढ़ा था ना 1911, इससे पहले ये कलकत्ता में होता था। खैर, तो यहां पे रह के इंडिया को रूल करता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और ब्रिटेन में रहता था, इंग्लैंड में रहता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। बेसिकली ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर होता था, ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर होता था, जो कि इंडिया के लिए ये काम करता था। ठीक है, इसका पोस्ट होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो कि इंग्लैंड में होता था। ये एक पोस्ट होता था, और एक पोस्ट होता था वाइसराय, ये आप उसको बोल सकते हो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। दोनों इंटरचेंजेबली यूज होता है। ठीक है तो उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, मोंटेग्यू, और वाइसराय ऑफ इंडिया कौन थे, चेम्सफोर्ड।
इसीलिए और इनके दौरान में इन्हीं के रीजन में ये एक्ट लाया, ये दोनों जो आप देख रहे हो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, इसी के रीजन में ये एक्ट लाया जाता है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब देखो इनके द्वारा रिफॉर्म यहाँ पे वर्ड क्यों यूज हुआ, आपको आगे समझ में आएगा कि इनके द्वारा कुछ रिफॉर्म तैयार करा जाता है। ये इंडिया आते हैं और ये दोनों, देखो ये तो ब्रिटेन में रहते हैं इंग्लैंड में, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए एक ठंडी बिताने के लिए 1917 से 1918 का ठंडी बिताने के लिए इंडिया आते हैं। और उस टाइम पे ये दोनों मिलके बात करते हैं, कुछ रिपोर्ट बनाते हैं। उसी रिपोर्ट पे बेसिकली ये दोनों मिलके चाहते हैं कि रिफॉर्म करे कुछ, और इनके द्वारा कुछ रिपोर्ट बनाया जाता है। और इसीलिए इस एक्ट का नाम हम लोग बोलते हैं मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म, क्योंकि इनके द्वारा बहुत सारा रिफॉर्म दिया गया था, बताया गया था इंडिया के लिए। खैर ये आपको समझ में आ गया नाम, आगे और भी क्लियर हो जाएगा। बस अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो, इसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं और मॉन्टफोर्ड। ये कहीं भी ऐसे इंटरचेंजेबली आया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान के रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। देखो बहुत इससे पहले भी 2-3 आया, इसके बाद भी आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आपको नाम में कंफ्यूज नहीं करना है, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, आपको नाम में कंफ्यूज नहीं होता है। चलो देखो उस टाइम जो इंडिया रूल होता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होता था, गवर्नर जनरल होते थे। आपको पता है गवर्नर जनरल का, यदि आप प्रीवियस लेक्चर अटेंड किए हो तो आपको पता होगा, गवर्नर जनरल का 2 काउंसिल होता था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक बोलते थे हम लोग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और ये मेन एग्जीक्यूटिव होता था, आप पढ़े थे, इससे सारा पहले पढ़ के रखे हो। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होता था, गवर्नर के पास 2 काउंसिल होता था, जिसमें कि आपने पढ़ा था मेंबर अब कितना हो गया था 60। अभी मैं कब की बात कर रहा हूँ, 1990 से पहले की बात कर रहा हूँ। 60 मेंबर है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है ना, 60 मेंबर है पूरा इंडिया को रूल करने के लिए। पूरा ये जो आप पूरा इंडिया देख रहे हो, ये पूरा इंडिया को रूल करने के लिए गवर्नर का 2 काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। सेंट्रल लेवल ऑल ओवर इंडिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल। और पर्टिकुलर ये एक स्टेट का बात होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोविंस, ठीक है। ये पूरा इंडिया के लेवल की बात हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल। पूरा सेंट्रल के लिए 2 बॉडी था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये सब आई होप आपको ध्यान में रहेगा भी और याद भी होगा। यदि आप प्रीवियस क्लास किए होगे तो आपको डेफिनेटली याद होगा। अब सबको फिर से बताना इतना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे देखा आपने कि पूरे इंडिया के लिए गवर्नर होता था, उसी तरह से प्रोविंस, जैसे मान लो बंगाल है, मद्रास है, ये पिक्चर में देखो यहाँ पे। देखो मैं जो इतना डिटेलिंग करता हूँ ना, बहुत सारे लोगों के लिए करता हूँ। कुछ लोगों को नहीं नीड है, मुझे पता है, कुछ लोगों को जरूरत ही नहीं है, सिर्फ उनको पीडीएफ मिल जाए तो भी उनका काम हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं थोड़ा डिटेलिंग कर देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे एक प्रोविंस का मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। जैसे ये मान लो मद्रास प्रोविंस है, ठीक है, ये मद्रास प्रोविंस है। इसको रूल करने के लिए एक गवर्नर होते थे, और इस गवर्नर का फिर उसी तरह से 2 काउंसिल होता था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जैसे आपने देखा ना पूरे कंट्री के लिए होता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसी तरह से हर एक प्रोविंस के लिए गवर्नर होता था। जैसे पूरे कंट्री के लिए आपने देखा गवर्नर जनरल का 2 काउंसिल होता है, उसी तरह से प्रोविंस का भी ये सिस्टम चल रहा था। अभी गवर्नमेंट कैसे चल रहा है ये आपको समझ में आ गया, प्रोविंस का भी और पूरे इंडिया का भी। देखो आप आई होप ये सब पढ़े हुए होगे ऑलरेडी, आपने पढ़ा था। देखो अभी हम लोग बात कब की करेंगे, यहाँ 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है ये पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले ये सारा आप पढ़ के आए होगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। नहीं पढ़े हो तो चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है, आप वहां जाके देख सकते हो। थोड़ा थोड़ा 2 सेकंड बात करेंगे। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ला के सबसे पहली बार क्या करा गया था, गवर्नर जनरल का 2 काउंसिल बांट दिया गया था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 मेंबर रखा गया था, है ना। उसके बाद फिर देखो इंडियन काउंसिल एक्ट काउंसिल को ही बदलने के लिए आता है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 से 12 मेंबर कर दिया गया। उसके बाद 1892 में काउंसिल एक्ट आता है, सेंट्रल लेजिस्लेचर में 10 से 16 तक आप रहेगा, मतलब स्ट्रेंथ। और 1919 इंडियन काउंसिल एक्ट में इसको बढ़ा करके कितना कर दिया जाता है, 60। और इस एक्ट में देखोगे अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या करा जाता है? इससे पहले आपने पढ़ा था, सिर्फ एक होता था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये एक नहीं रहेगा, यूनिकैमरल नहीं रहेगा, ये बाय हो जाएगा, दो हाउस बन जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट। तो इसमें टोटल 60 मेंबर और इसमें 145 मेंबर अभी के हिसाब से ऐसा हो जाता है ये एक्ट आने के बाद। अब इसको पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बस अभी आप ये ध्यान रखो, ठीक है। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? इंडियन काउंसिल एक्ट। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? इंडियन काउंसिल एक्ट। ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट हम लोग पढ़े हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट और ये जो अभी आप पढ़ने वाले हो, अरे हाँ, 1919 का जो एक्ट पढ़ोगे, इन दोनों के इससे पहले तो आप पढ़ चुके हो। अब हम लोग देखेंगे इसके बीच में आखिर क्या प्रॉब्लम हुआ इन दोनों के बीच में जो ये एक्ट लाना पड़ा। अभी आपने क्या पढ़ा था? एक्ट कब आता है? जब कुछ प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग देखेंगे उस टाइम के इंडिया में क्या प्रॉब्लम हो गया। ये जो आप लगभग ये 10 साल का जो टाइम पीरियड है, इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये लाना पड़ा। ये जब आप समझ जाओगे बैकग्राउंड, फिर आपको आगे प्रोविजन समझ में और अच्छे से आएगा। और एनीवे जब भी आप कोई एक्ट पढ़ते हो तो जब उसका मेन ऑब्जेक्टिव पढ़ लोगे ना, आपको ईजी हो जाएगा बात को समझना। और लीगल हिस्ट्री में ऑलवेज क्वेश्चन करना है, आपको याद है ना, जो मैंने आपको बता कर रखा है ऑलरेडी। ऑलवेज लीगल हिस्ट्री में क्वेश्चन करना है। जब जब क्वेश्चन करोगे आपको इंटरेस्ट जगेगा पढ़ने में। चलो अब हम लोग देखेंगे। देखो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसके बीच में क्या क्या मेन लोगों का डिमांड था उस टाइम पे। जो इंडिया था, इंडिया में उस टाइम पे जो लोग थे, ब्रिटिश से क्या क्या डिमांड कर रहे थे, ये देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया बहुत अच्छे से। मैंने एक समराइज कर दिया है उस टाइम पे लोग क्या क्या डिमांड कर रहे थे। देखो उस टाइम लोगों का ये कहना था, एडमिनिस्ट्रेशन के हर एक ब्रांच में इंडियन का पार्टिसिपेशन को बढ़ाओ, इंडियन लोग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। इंडिया को जो आप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो उसके हर एक ब्रांच में, रेवेन्यू हो, चाहे फाइनेंस हो, पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी आर्मी हो, सब डिपार्टमेंट में इंडियंस लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। ये डिमांड था इंडियंस का। दूसरा क्या था? स्वराज, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट। ये लोग चाहते थे कि हम लोग अपने कंट्री को अपने पीपल्स के द्वारा रूल करा जाए। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि हम लोग खुद से अपने कंट्री को रूल करेंगे, ऐसा हम लोग को पावर दो। ये डिमांड कर रहे थे इंडियंस लोग। कब से कब? ये हम लोग 10 साल की बात कर रहे हैं। ये बीच में लोगों का ऐसा डिमांड आ रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ये एक्ट लाती है। तो यहां पे मैंने समराइज कर दिया। और लोग क्या डिमांड कर रहे थे कि हम लोग को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दो, सेल्फ गवर्निंग करने के लिए इंस्टीट्यूशन को बनाओ, इंस्टीट्यूशन को फॉर्म करो। अच्छा, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन मतलब हम लोग खुद से कैसे रूल करते हैं? पार्लियामेंट के थ्रू ना। तो इशारा था थोड़ा बहुत पार्लियामेंट की तरफ, है ना। तो हम लोग को कुछ ऐसा पार्लियामेंट जैसा दो जिससे हम लोग खुद को रूल कर पाए। ऐसा डिमांड था हम इंडियंस का। किससे? ब्रिटिश थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से ऐसा डिमांड था। हम लोग को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, और जो गवर्नमेंट का वर्किंग है, जिस तरह से गवर्नमेंट काम करता है, उसमें भी सुधार होना चाहिए। ऐसा डिमांड इंडियंस का था। देखो आप क्या पढ़े थे एक और मैं आपको याद दिलाता हूं। 1905 में बंगाल का पार्टीशन हो गया था, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन कर दिया गया था। फिर क्या होता है? उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता। आप पढ़े थे, जैसे बंगाल का विभाजन होता है 1905 में, उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। एक बहुत बड़ा आंदोलन था, ब्रिटिश को उससे बहुत ज्यादा चोट लगा, तो वो 1919 में एक एक्ट 1909 में एक एक्ट लाई थी। सेम इसी तरह से एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ, एक बहुत बड़ा समझ लो। आफ्टर स्वदेशी मूवमेंट कोई इतना बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ था, कांग्रेस भी ठंडा पड़ गया था। और एक बड़ा सा मूवमेंट होता है 1916 में, 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट होता है। जैसे आप देखें ना, वहां पे स्वदेशी मूवमेंट हुआ 1905 में, स्वदेशी मूवमेंट हुआ। उसके बाद क्या होता है? जिसे बंगाल पार्टीशन हुआ, उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट हो जाता है। जैसे स्वदेशी मूवमेंट होता है उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आता है। सेम इसी तरह देखोगे बीच में क्या होता है, यहाँ पे होम रूल लीग मूवमेंट हो जाता है, एक बड़ा मूवमेंट हो जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट से ये डिमांड होने लगता है कि भैया मुझे सेल्फ गवर्नमेंट दो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दो। फिर गवर्नमेंट थोड़ा बहुत इंडियंस को शांत करने के लिए ये एक्ट लाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये सब जो डिमांड था इंडियंस का, क्या पूरा होता है कि नहीं होता, ये हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। आप बस बने रहो।
चलो हम लोग बात कर रहे थे बैकग्राउंड का। देखो बैकग्राउंड समझना है ना, आपको बैकग्राउंड यदि समझना है तो थोड़ा सा आपको दिमाग को बड़ा करना पड़ेगा। थोड़ा हम लोग चलेंगे आखिर ये एक्ट कैसा है उसके बैकग्राउंड में चलेंगे। थोड़ा मैं फास्ट फास्ट चलूंगा, ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिख दिया है पीडीएफ। आप जब मिलेगा तो आप उसको अच्छे से देखना, ठीक है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा निकलूंगा, है ना। देखो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में आपने ये देखा था, वहां पे काउंसिल अभी भी एक एडवाइजरी बॉडी था, एडवाइस करता था सिर्फ। आप पढ़े थे ना वहां पे, काउंसिल अभी भी एडवाइस करता था, आपने पढ़ा था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म उसको बोलते थे, इंडियन काउंसिल एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, क्योंकि मॉर्ले मिंटो के द्वारा रिफॉर्म करा गया था। इसमें आप ये देखे थे, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होता है जिसको हम लोग इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते थे, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स को बढ़ा दिया गया था। और वो मेंबर कैसे होते थे? इलेक्टेड। लेकिन इलेक्टेड में भी कैसा इलेक्टेड होते थे? इनडायरेक्टली, डायरेक्टली पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड नहीं होते थे। और यहाँ पे काउंसिल अभी जो था, काउंसिल ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो आप देख रहे हो, ये सिर्फ अभी एक एडवाइजरी का काम कर रहा था। खैर ये हम लोग देखे थे। उसके बाद एक प्रेस एक्ट आता है 1910 में। 1909 के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट आता है, प्रेस एक्ट ऑफ 1910। और इसमें ला करके क्या करा जाता है कि इससे देखो लोग क्या होता था, यहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत सारा बात कर रहे थे। तो गवर्नमेंट इस चीज को और बड़ा करने के लिए, अपना स्कोप बड़ा करने के लिए एक एक्ट लाता है, प्रेस एक्ट ऑफ 1910। और इससे ला करके जो आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते हो, लोगों के फ्रीडम पे थोड़ा सा रोक लगाया गया, लोगों को दबाएगा ये एक्ट ला करके। फिर उसके बाद जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में, उसको खत्म कर दिया जाता है। अब जो बंगाल का पार्टीशन है ना, उसको एनल्ड कर दिया था, मतलब अब लीगल नहीं रहा। वो जो पार्टीशन था अब लीगल नहीं रहा, अब मतलब एक हो गया बंगाल। एक क्या होता है, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल एक हो जाता है बेसिकली। लेकिन असम अभी भी, असम जो है इसको बांट दिया जाता है। हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों को बिहार में डाल दिया जाता है, और उड़िया बोलने वाले को उड़ीसा में। सिर्फ एक ये होता है बंगाल, ईस्ट बंगाल और जो वेस्ट बंगाल था, ये दोनों को एक कर दिया था। लेकिन अभी भी विभाजन इसका इसका हो जाता है। खैर इतना डिटेल में नहीं जाना हम लोग को। फिर 1912 में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना होता है। उस टाइम जो गवर्नर थे उस पर बम फेंका जाता है। और इसके बाद क्रिमिनल लॉ में, जैसे आईपीसी होता है ना हमारे यहाँ, आईपीसी में एक कॉन्स्पिरेसी को इंडिपेंडेंट ऑफेंस बना दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, 1914 में, 1914 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम हम लोग कॉलोनी थे किसके? ब्रिटिश के। और ब्रिटिश वहां तो वर्ल्ड वॉर में पार्ट ली थी, आपको पता है ये बात। तो उस टाइम हम लोग कॉलोनी थे। तो यहाँ से भी बहुत सारे सोल्जर्स गए थे ब्रिटिश आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी को सर्व कर रहे थे, जिसके लिए यूरोप गए थे। यहाँ से लगभग 13 लाख, 1.3 मिलियन पीपल यहाँ से, 13 लाख लोग यहाँ से गए थे एज ए आर्मी, ठीक है। जिसमें कि 50,000 सोल्जर हमारे शहीद भी हो गए थे, जिसका आज तक कोई क्रेडिट ब्रिटिश नहीं देता है हम लोगों को। उसके बाद तिलक को जेल से छोड़ दिया गया था 1914 में। थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब, इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है। देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ये समझो, होम रूल। होम रूल, ठीक है। होम रूल लीग मूवमेंट बेसिकली आयरलैंड में एक मूवमेंट चला था, होम रूल। इसमें ये डिमांड करा जाता है होम रूल। आयरलैंड का जो होम रूल था, वहां पे क्या था, आयरलैंड भी तो ब्रिटिश की कॉलोनी थी। जब आप ब्रिटेन का देखोगे मैप, तो वहां जस्ट बगल में ही आयरलैंड है। तो वो भी ब्रिटिश का कॉलोनी था। वहां पे बहुत पहले एक मूवमेंट चला जिसको हम लोग बोलते हैं होम रूल मूवमेंट। उस होम रूल मूवमेंट में क्या होता था, जो आयरलैंड के लोग थे ये डिमांड करते थे ब्रिटिश से कि भैया हमको सेल्फ गवर्नमेंट दो, हम लोग खुद से खुद को रूल करना चाहते हैं। तो वो गवर्नमेंट कुछ हद तक वहां पे दे दी थी, बहुत टाइम तक वहां पे जब मूवमेंट चला तो मिल गया। और वहीं से आयरलैंड से एक महिला थी, एनी बेसेंट, जो वहां से यहाँ आई थी, वहां पे वो मूवमेंट देखी थी। यहाँ भी सेम उसी तरह से वो मूवमेंट स्टार्ट करती। इसका बहुत डिटेल, आधा घंटा का लेक्चर हो सकता है, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। तो एनी बेसेंट के द्वारा यहाँ भी होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और इस होम रूल लीग मूवमेंट में क्या था, यहाँ हम लोग भी वही डिमांड कर रहे थे कि हम लोग को सेल्फ गवर्नेंस दो। आप ये चीज देखोगे, ब्रिटिश का कॉलोनी जैसे कि ऑस्ट्रेलिया था, कनाडा था, तो इन लोगों को बहुत हद तक सेल्फ गवर्नमेंट मिल गया था, ठीक है। बहुत हद तक ये खुद को खुद से रूल करते थे। तो यही सेम चीज हम लोग का भी डिमांड था कि हम लोग को भैया तुम सेल्फ गवर्नमेंट दे दो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे दो, ठीक है। तो इसके बहुत बड़ा ये मूवमेंट हो गया। एनी बेसेंट लोग फिर जेल उल भी गए। आप ऑब्वियसली आवाज उठाओगे अंग्रेज के खिलाफ तो जेल जाओगे, ये लोग भी जेल उल गए। एनी बेसेंट अपने द्वारा होम रूल लीग लॉन्च करती है। सेम उसी तरह से तिलक साहब भी यहाँ पे होम रूल लीग
करते हैं दोनों, एक अप्रैल में और एक सितंबर में, एक मद्रास में और एक बॉम्बे के पास करते हैं दोनों, एक महाराष्ट्र में और एक उधर मद्रास में, ठीक है, मतलब बॉम्बे के पास और ये मद्रास के पास दोनों लॉन्च करते हैं। ये मूवमेंट बहुत फिर से जान ला दिया, वो जो रिवॉल्यूशन हो रहा था इंडिया जो ब्रिटिश के खिलाफ कर रहा था, इसमें एक नया जान ला देता है ये होम रूल लीग मूवमेंट, जो कि स्वदेशी मूवमेंट के बाद एक बीच में जो ये 10 साल का पीरियड ठंडा पड़ गया था, कांग्रेस भी ठंडा पड़ गई थी, इसके बाद कांग्रेस में भी जान आता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी जान आता है। अब देखो ये जो होम रूल लीग मूवमेंट था, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव डाल दिया इन लोगों का। अब बस इतना समझो, ये लोग ये डिमांड करते थे कि भैया हमको सेल्फ गवर्नमेंट दे दो, हम लोग का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट में, इंडियंस का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। यहां पे ये सब मैंने लिख दिया है, ठीक है। देखो ये सब जो डिमांड चल रहा था, सेल्फ गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप जो भी है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप है यहाँ पे, उसमें इंडियंस को भी पार्टिसिपेट करने दो, ये सब डिमांड था होम रूल मूवमेंट का। अब इसको ध्यान रखना। अब देखो मूवमेंट तो चल रहा है, इस मूवमेंट को ब्रिटिश शांत कैसे किया, ये अब आप देखो क्या होता है 1917 में। कब भाई? 1917 में एक डिक्लेरेशन आता है, इसको हम लोग बोलते हैं अगस्त डिक्लेरेशन। ये किसके द्वारा आता है? उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? मोंटेग्यू। तो मोंटेग्यू के द्वारा एक डिक्लेरेशन आता है, और डिक्लेरेशन कहाँ था उस टाइम? देखो ये कहाँ रहते थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये कहाँ रहते थे? ये कहाँ रहते थे? देखो ये रहते थे लंदन में, है ना? ये लंदन में रहते थे, तो वहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये एक डिक्लेरेशन लाते हैं, यहाँ के लोगों को शांत करने के लिए डिक्लेरेशन लाते हैं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां पे, अच्छा ये जब डिक्लेरेशन लाते हैं, जो मान लो ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैं मान लो कि मैं मोंटेग्यू हूं, ऐसे खड़ा हो गए, ये एक डिक्लेरेशन पढ़ते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, यहाँ पे देखो मैंने लिख भी दिया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये इंटेंशन है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि हम लोग भारतीय लोगों को, इंडियंस लोगों को सेल्फ गवर्नेंस देंगे, हम लोग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे, ऐसा प्रॉमिस करते हैं हम लोग। लेकिन ये जो हम लोग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे, अच्छा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए क्या चाहिए? इंस्टीट्यूशन चाहिए, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, मतलब पार्लियामेंट। इशारा किसके तरफ है? पार्लियामेंट की तरफ। सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन तो पार्लियामेंट ही होता है ना, हम लोग खुद से खुद को कैसे गवर्न करते हैं? पार्लियामेंट के थ्रू। तो ये लोग बोलते हैं कि मिलेगा, हम लोग प्रॉमिस करते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट, लेकिन कैसा होगा? ग्रेजुअली होगा। ऐसा नहीं कि आज प्रॉमिस कर दिए कल पार्लियामेंट बना के आपको सेल्फ गवर्नेंस दे, ऐसा नहीं, ग्रेजुअली धीरे धीरे होगा, ठीक है? धीरे धीरे हम लोग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इंडियंस को सेल्फ गवर्नमेंट मिलेगा, ऐसा 1917 में डिक्लेरेशन कर देते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़ा होकर। उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? वो आपको बताया था मैंने कि वो पार्लियामेंट का ही मेंबर होता था। तो वहां पे खड़े होके वो ये इंडिया में जो मूवमेंट चल रहा है ये, अब जब ये डिक्लेरेशन कर देते हैं, अच्छा इंडियंस को लगता है कि हाँ भैया चलो अब हम लोगों को क्या मिल जाएगा? हम लोग को सेल्फ गवर्नेंस मिल जाएगा, सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाएगा हम लोग को। तो इसके बाद ये जो होम रूल लीग मूवमेंट था, ये खत्म हो जाता है। डिक्लेरेशन जब आता है अगस्त में 1917 में, उसके बाद ये होम रूल जो है ये खत्म हो जाता है। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। चलो यहां भी मैंने लिख दिया है अगस्त डिक्लेरेशन के बाद होम रूल मूवमेंट खत्म हो। देखो ये सब मैं पीडीएफ में इसलिए लिख देता हूं ताकि जब आप दोबारा पढ़ो तो आपको इजीली क्लियर हो जाए, है ना? देखो इसके बाद क्या होता है, सेम इसी डिक्लेरेशन के बेस पे एक रिजोल्यूशन पास होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, द रिजोल्यूशन ऑफ मे बोलते हैं इसको, 1918। और इस रिजोल्यूशन में ऐसा बोला जाता है, ये रिजोल्यूशन क्या सजेस्ट करता है कि हम लोग क्या करेंगे, लोकल बॉडीज को पीपल्स का रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे। लोकल बॉडी शुड बी एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, ठीक है? पीपल्स का रिप्रेजेंटेटिव किसको बनाएंगे हम लोग? लोकल बॉडीज को। और लोकल बॉडीज को सिर्फ ऐसे नाम का नहीं बना देंगे, रियल ऑथोरिटी देंगे उसको, रियल पावर देंगे। ऐसा किसमें आता है? रिजोल्यूशन ऑफ 1918 में। देख रहे हो अभी आप देखो 1918 में पहुंच गए, एक साल बाद जस्ट एक्ट आ जाएगा।
और उस टाइम पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोंटेग्यू उस टाइम पे क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। ये अपने डेलीगेशन के साथ कहाँ आते हैं भाई, ये आते हैं विंटर यहाँ पे बिताने के लिए इंडिया आते हैं विंटर बिताने के लिए 1917-18 मतलब लास्ट में आते हैं। और ये जब यहाँ आते हैं और यहाँ पे वाइसराय कौन थे, यहाँ पे वाइसराय थे चेम्सफोर्ड। तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और ये वाइसराय दोनों मिलके डिस्कशन करते हैं, यहाँ पे बहुत सारा डिस्कशन करते हैं, बहुत सारा यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। और इनके द्वारा यहाँ पे बहुत सारा डिस्कशन होता है और ये डिस्कशन में ये लोग बहुत बात करते हैं और यही रिपोर्ट बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, ये रिपोर्ट बन जाता है। और यही रिपोर्ट कहाँ जाता है, इसी रिपोर्ट को बोला जाता है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। अच्छा, इसमें पहले मोंटेग्यू का नाम हमेशा क्यों आता है, क्योंकि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था एज कंपेयर टू वाइसराय, ये ज्यादा बड़ा पोस्ट होता था, इसीलिए पहले इसका नाम आता है, ठीक है। तो ये जो लोग बात किए, डिस्कशन किए, उसमें ये रिपोर्ट बनाया और ये रिपोर्ट फाइनली 1918 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट पेश होता है। और ये रिपोर्ट फाइनली बेसिकली बिल के जैसा काम होता है, इसमें बहुत सारा कमिटी के पास जाता है, कमिटी जो जो भी सुधार है, जो भी रिकमेंडेशन वो होने के बाद ये बिल फाइनली, देखो ये डेट इतना रेलेवेंट नहीं है आपके लिए, बस वैसे मैंने बता समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिख दिया है। फाइनली 23 दिसंबर 1999 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल क्या हो जाता है, इसको राजा का एसेंट मिल जाता है, रॉयल एसेंट मिल जाता है। और फाइनली ये जैसे बिल मिल गया, अब ये क्या बिल क्या बन जाएगा, एक्ट। पहले आप पढ़े होगे, जब बिल में जैसे हमारे यहाँ भी क्या होता है, प्रेसिडेंट का साइन मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है, एक्ट। उसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल में जब रॉयल एसेंट मिल गया तो क्या बन गया होगा, ये भाई एक्ट बन गया होगा। ये एक्ट बनने के बाद देखो, ये एक्ट तो बन गया है, अभी लागू नहीं हुआ है। फोर्स कब होता है ये फोर्स होता है 1 जनवरी 1921 को। लागू कब होगा, ये लागू होगा 1 जनवरी 1921, ठीक है, इसको ध्यान रखें। अब देखो ये बीच में जो 1 साल है, ये क्यों लग गया भाई, ये इसलिए लग गया, ये जो एक्ट बना ना, ये जो एक्ट बना, इस एक्ट के लिए बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन चाहिए होता। तो बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन चाहिए तो वो भी तो बनाना पड़ेगा, उसमें भी तो टाइम लगेगा। वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते बनाते थोड़ा टाइम लग गया और फाइनली लगभग 6 मंथ में वो रूल बनकर तैयार हो गया। और जुलाई 1920 को ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश हो जाता है। और फाइनली 1 जनवरी को ये जो रूल्स था ये पब्लिश हो जाता है 20 जुलाई को। और फाइनली कुछ दिन बाद ये एक्ट फोर्स में आ जाता है। ये था कहानी ये एक्ट बनने का। आई होप ये कहानी आपको समझ में आया होगा, ये एक्ट कैसे कैसे डेवलप हुआ, कैसे कैसे बना, ये एक्ट आपको समझ में आया होगा। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, प्लस आप टेलीग्राम चैनल पे जाके बस आपको क्या लिखना है, लॉयर प्रशांत, और आपको चैनल मिल जाएगा और आप वहां से जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 99, ठीक है, 1909। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो एक्ट आया, ये जो इतना बहुत बड़ा एक्ट था, ये जो एक्ट आया, इसमें क्या क्या प्रोविजन था ये पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम लोग सबसे पहले प्रोविजन किससे रिलेटेड पढ़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको याद है ना, पूरे इंडिया के लिए जो गवर्नमेंट होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसको हम लोग क्या बोलते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट। पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए मद्रास, यहां का जो गवर्नमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो अभी हम लोग पहले देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या चेंजेस हुआ। 1999 से पहले, मतलब 1919 से पहले, 1919 से पहले क्या सीन था आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, 1909 में आपने पढ़ रखा है। अब हम लोग पढ़ेंगे ये एक्ट आने के बाद क्या क्या चेंजेस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव में। आप पढ़े थे पूरे कंट्री को रूल करने के लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था, इसका दो होता था, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो हम लोग पहले देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव, बाद में पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। आई होप ये क्लियर होगा। ये एक्ट के आने के बाद अभी भी जो सबसे चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगा किसके हाथ में होगा, वो गवर्नर जनरल के पास। देखो
थोड़ा इसको मैं रफ कर देता हूँ। बहुत लंबा हो जाता है नहीं, खैर कोई नहीं। देखो लंबा तो मेरा लेक्चर होता है, लेकिन यदि आप थोड़ा भी ठीक से पढ़ लोगे तो आपको आई होप एक भी डाउट नहीं बचेगा। समझ लो कि आपका ये कॉलेज का लेक्चर चल रहा है, मैं आपका कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। चलो ठीक है। तो अभी भी सबसे चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसके पास है? गवर्नर जनरल। ये जो आप गवर्नर जनरल देख रहे हो, जिसको हम लोग वाइसराय भी बोलते थे, ये अभी चीफ एग्जीक्यूटिव यहाँ पे अथॉरिटी है। और गवर्नर का क्या होता था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था। आपने पढ़ा था ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था। देखो इस एक्ट के आने के बाद अब जो गवर्नर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा, टोटल 8 मेंबर को, यहाँ पे आप जब पढ़ोगे, जब इसको देखोगे गौर से गिनोगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा जब काउंट करोगे तो। इस 8 मेंबर में से 3 मेंबर अब कौन होंगे भाई? अब देखो यहाँ पे ये जो 8 मेंबर है, इसमें से अब इस एक्ट आने के बाद 3 मेंबर्स इंडियंस होंगे। कौन होंगे भाई? 3 मेंबर इंडियंस होंगे। अब ध्यान रखो, आप जब पहले भी पढ़े थे उसमें देखे थे, एक मेंबर जो होता था वो क्या होता था? कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ मतलब आर्मी का कमांडर, है ना? तो आर्मी का कमांडर कभी भी भारतीय नहीं बन सकता था। उसके अलावा जो भी पोर्टफोलियो होगा उसमें भारतीय जा सकता है, लेकिन कमांडर इन चीफ कभी भी भारतीय नहीं बन सकता। आप पढ़े ना, एग्जीक्यूटिव में टोटल कितने मेंबर? 8 मेंबर। और इस 8 में से 3 मेंबर भारतीय होंगे, और भारतीय और सब पोर्टफोलियो तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन कमांडर एंड चीफ का नहीं, आर्मी का नहीं। ठीक है। और अभी भी वायसराय के पास वो पावर है ऑर्डिनेंस इशू करने का। आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओ कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नर को, गवर्नर जनरल को, या फिर बोलो वायसराय को ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर मिला था। ठीक है। और आप क्या पढ़े थे? एक होता था लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर, पढ़े थे ना? सेंट्रल, थोड़ा ब्लैक में लेता हूं मैं। सेंट्रल लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा कोई बिल मान लो कि यदि रिजेक्ट कर दिया गया, और गवर्नर यदि उसको चाहे तो गवर्नर उसको सर्टिफाई कर सकता है, उसको पास कर सकता है। इसके पास ये पावर था। और आप पढ़े, गवर्नर के पास एक और पावर था, वो हाउस को डिसॉल्व कर सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, इस एक्ट के आने के बाद, इस एक्ट के आने के बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल जो पहले हुआ करता था, लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, या फिर इसको हम लोग इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते थे। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, आईसीसी हो गया ये तो। हाँ, तो ये जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब नहीं रहेगा। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हाउस हो जाएगा, काउंसिल ऑफ स्टेट, अपर हाउस और लोअर हाउस होता था यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो गवर्नर के पास ये पावर है कि वो चाहे तो कोई भी हाउस को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है। और जब मीटिंग होगा, ये आप मीटिंग देख रहे हो ना, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का मीटिंग हो रहा है, इस मीटिंग का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? इस मीटिंग का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। देखो उसके बाद इंडिया का जो अभी आपने मैप देखा ना, देखो यहां पे आप इंडिया देख रहे हो ना, इंडिया को, पूरा इंडिया को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए 2 यहां पे लिस्ट बनाया गया। उसको हम लोग बोलते थे प्रोविंशियल लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। ठीक है। बेसिकली लिस्ट मतलब कि एक लिस्ट होगा, जैसे आप लोग घर जाते हो, सामान लाते हो तो उसके लिए लिस्ट बनाते हो ना, जस्ट लाइक ऐसा मान लो हम लोग घर गए, ऐसे करके एक लिस्ट बनाते हो, उसमें बहुत सारा सामान लिखते हैं। तो सेम इसी तरह से 2 लिस्ट यहाँ पे बनाया गया, प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लिस्ट। जैसे ये लिस्ट बना तो इसमें सिर्फ बड़ा भाई, तुम्हारा जो बड़ा भाई है, सिर्फ वो सामान लेके आएगा। ये लिस्ट से कौन लेके आएगा? छोटी बहन सामान लेके आएगी। तो सेम इसी तरह से यहाँ भी 2 लिस्ट बनाएगा, प्रोविंशियल एंड लेजिस्लेटिव। तो सेंट्रल लिस्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा? सेंट्रल लिस्ट में कौन कौन सा आइटम होगा? जैसे हम लोग बनाते हैं उसमें आइटम डालते हैं ना, हाँ ये लाना, चावल लाना, चीनी लाना, जो भी लाना है। तो सेंट्रल लिस्ट में
कौन कौन सा होगा, नेशनल इंपॉर्टेंस वाला जो भी सब्जेक्ट होगा, जैसे फॉरेन अफेयर, डिफेंस, कम्युनिकेशन, सिविल, क्रिमिनल, पब्लिक डेट, जो भी है, बहुत सारा आप बुक्स में भी पढ़ सकते हो। तो ये सब सब्जेक्ट को डाल दिया गया किसमें भैया, सेंट्रल लिस्ट में। और सेंट्रल लिस्ट का पावर दे दिया गया कि यहाँ अभी तो बड़े भैया आपके ला रहे थे ये लिस्ट का सामान, और यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट का सामान, मतलब सेंट्रल लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे कानून बनाने का पावर किसको दे दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर को, ठीक है। और प्रोविंशियल, ये जो आप लिस्ट देख रहे हो, इस लिस्ट में जो भी आइटम है, जो भी सब्जेक्ट है, इस पे कानून बना कौन सकता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब मद्रास के का जो गवर्नमेंट होगा, मद्रास में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगा, प्रोविंशियल, इसके पास कुछ, देखो कुछ इसके पास ना लिस्ट, इसके पास कुछ ही सब्जेक्ट है, इसी पे ये कानून बना सकता है। ये जो कुछ आप देख रहे हो ना, सिर्फ इतना पे, यदि चाहे इस पे बना लूं, मैं इस पे बना लूं, नहीं, आप उस पे नहीं बना सकते हो। आपको बस इतना ही सब्जेक्ट मिला है, इस पे ही आप सिर्फ कानून बना सकते हो, ठीक है। आपने यहां पे अभी क्या पढ़ लिया कि सर उस टाइम पे दो लिस्ट था, प्रोविंशियल लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट होता था वो किसके अंडर आता था, सेंट्रल के अंदर, सेंटर के अंदर, ठीक है। और प्रोविंशियल लिस्ट में जो भी था वो किसके अंदर आता था, प्रोविंस के अंदर, है ना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और सेंट्रल में कैसा मैटर आता था, नेशनल इंपॉर्टेंस वाला मैटर आता था। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ज्यादातर जो लिस्ट था ना, ज्यादातर आइटम वाला लिस्ट किसके पास है, बड़े भैया के पास। उसी तरह से यहां भी ज्यादा आइटम किसके पास है, ज्यादा सब्जेक्ट किसके पास है, सेंटर के पास। तो ज्यादातर सब्जेक्ट पे कौन कानून बना सकता है, सेंटर गवर्नमेंट, ठीक है। और सेंटर वाला जो गवर्नमेंट है, ये एक तरह से समझ लो पूरे इंडिया के लिए कानून बनाएगा। अच्छा, उस टाइम पे क्या होता था, जैसे मान लो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार है, कुर्ग हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ये कुछ बलूचिस्तान वाला एरिया है, ये वाला एरिया है। तो ये सब एरिया प्रोविंस तो है नहीं, प्रोविंस है क्या, नहीं है, लेकिन ये सब एरिया किसके अंडर आता है, ब्रिटिश के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा वो किसके अंडर होगा, ब्रिटिश इंडिया के अंदर होगा। देखो यहां से जब नीचे आप पढ़ोगे तो अभी जो मैं बता रहा हूं आपको वही चीज यहां पे मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट विद इन द एरा ऑफ ब्रिटिश। देखो वही चीज यहाँ पे है, जो कि किसी प्रोविंस के अंदर नहीं एरिया पड़ता है, लेकिन वो ब्रिटिश इंडिया के अंदर पड़ता है। तो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट पे कौन कानून बनाएगा, सेंटर। मद्रास में क्या हर एक कानून पे हर एक लिस्ट में हर एक सब्जेक्ट पे बना सकता है, सेंटर नहीं। अब सेंटर का क्या है भैया, लिस्ट अलग है, अलग सब्जेक्ट है, और प्रोविंस का अलग सब्जेक्ट है। प्रोविंस सिर्फ इतना पे ही बना सकता है और सेंटर इतना पे ही बना सकता है। लेकिन अंडमान निकोबार यदि है, यहाँ तो प्रोविंस ये है नहीं, तो सेंटर गवर्नमेंट हर एक कुछ पे यहाँ पे कानून बनाएगा, ठीक है। और ये सब एरिया को गवर्न करने के लिए, जैसे था आपने पढ़ा ना, प्रोविंस को गवर्न करने के लिए गवर्नर होता है, लेकिन ये सब जो एरिया था इसको गवर्न करने के लिए चीफ कमिश्नर होता था, लोकल एग्जीक्यूटिव होता था, और ये काम करता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और यहीं से डेवलप होता है यूनियन टेरिटरी का सीन। आप यहाँ पे देख रहे हो दो लेवल की बात हो रही है, मोर देन वन लेवल को क्या बोलते हैं लोग, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जहां पे सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल होता है, दो लेवल हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं फेडरल। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, फेडरल स्ट्रक्चर। आज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देख रहे हो ना फेडरल स्ट्रक्चर, ये इधर से ही आया है, इसी एक्ट से आया है। और यूनियन टेरिटरी जो आप देख रहे हो डायरेक्ट, जैसे कि आप देखते हो पौंडीचेरी का केस, दमन दीव, ये सब जो डायरेक्ट आज जो देख रहे हो आप, ये जो यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है यहीं से निकला। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में ये सब पढ़ाया जाता है। जैसे ऑर्डिनेंस इशू करने के पावर आज प्रेसिडेंट के पास है, तो वो सब कहां से आया है, इधर से ही आया है। खैर वो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि किस एक्ट से गवर्नर को ये पावर मिला था ऑर्डिनेंस इशू करने का। बाप रे बहुत लंबा हो रहा है। अच्छा, वो कुछ कुछ एरिया का मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है, आप उसको पढ़ सकते हो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर। चलो, सेंट्रल लेजिस्लेचर अभी जस्ट देखा आपने, यहाँ पे दो हाउस था। पूरे सेंट्रल मतलब पूरे इंडिया की बात हो रही है, पूरे इंडिया के लिए
अब लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग बॉडीज, लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग बॉडीज। तो पूरे इंडिया के लिए लॉ मेकिंग बॉडीज कितना होगा? दो, एक होगा लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होगा काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये एक तरह का लोअर हाउस था, जैसे आज आप देख रहे हो लोकसभा, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना, कभी भी लोकसभा नहीं लिखना आपको लेजिस्लेटिव असेंबली को, ठीक है? ये जस्ट लाइक लोकसभा, इसी को सक्सीड करके आगे लोकसभा, यही लेजिस्लेटिव असेंबली आगे चल के लोकसभा बन जाएगा, लेकिन आपका आंसर में कहीं लोकसभा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस, ठीक है? और ये जाके राज्यसभा आगे बनेगा। अभी मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली कितना बड़ा होता था। देखो, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप सब्सक्राइब करो, जो भी करो, मैं बस आपको ये बोलूंगा सब्सक्राइब करना होगा तो आप खुद कर लेना। मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आप यहाँ तक भी वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। इतने लंबे वीडियोस को कोई इतना देर तक नहीं देखता है, यदि आप देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ाई के लिए सिंसियर हो। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप यदि यहाँ तक भी देख रहे हो तो प्लीज़ आप कमेंट करो, आपको पढ़ाई कैसा लग रहा है, आप पढ़ के कैसा लग रहा है, कुछ फीडबैक देना चाहते हो, कुछ सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन दो, आपके लिए खुला हुआ है, आप वहाँ पे दो। मेरा आपसे बस रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कमेंट करो, आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं एक कमेंट पढ़ता हूँ, मेरा दिल खुश होता है, मैं वीडियो बना डालता हूँ। तो बहुत बिजी शेड्यूल से मैं टाइम निकाल के वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए। देखो, एक 1:15 हो रहा है, रात के 1:15 बज रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी शायद ये 2 बज जाए, कितना बजा मुझे नहीं पता, कितना लंबा होगा। कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप कमेंट करो, कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। इन्हीं भी यूट्यूब से ना ही पैसा मिलता है ना ही कुछ मिलता है, फिलहाल तो नहीं मिलता, आगे मिले तो मिले, जो भी है। तो बस मैं आपके लिए वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, आपके लिए बस। आपको जैसे लीगल हिस्ट्री मैं स्टार्ट किया था इस चैनल को लीगल हिस्ट्री से, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि लीगल हिस्ट्री पूरा पढ़ा दूँ, उसके बाद जो भी कुछ सब्जेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू लॉ, जो भी है उसमें फिर हम लोग जाएंगे। अभी मेरा पूरा प्लान है कि मैं लीगल हिस्ट्री पूरा खत्म कर दूँ यहाँ पे, है ना? आपको कहीं और जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, लीगल हिस्ट्री आप इधर में ही खत्म कर लो इसी चैनल पे। चलो, तो लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो लोअर हाउस था, इसमें टोटल 145 मेंबर थे और 145 मेंबर में 41 नॉमिनेटेड थे। और अब देखो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या हो गया, इस एक्ट के आने के बाद लेजिस्लेचर में बोल सकते हो लेजिस्लेचर का स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया, बहुत ज्यादा बढ़ाया गया, 70% तक बढ़ा दिया गया इस एक्ट को लाने के बाद। 70 नहीं, बढ़ा दिया गया, ठीक है? 70 प्रोविंशियल में देखेंगे हम लोग। अब इसके जो मेंबर होंगे 145, इनका टेन्योर कितने साल का होगा? तो ये 3 साल का टेन्योर होगा इसका, ठीक है? और 41 नॉमिनेटेड और 104 मेंबर जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे। ये 104 कहां से आएंगे, इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं। देखो, हर एक जगह पे टाइम जाता है, ये जो मैं आपके लिए पीडीएफ तैयार करता हूं, हर एक जगह टाइम जाता है। और आपका एक कमेंट आता तो मुझे लगता है कि मेरा इतना टाइम देना वर्थ था। देखो, नॉमिनेटेड में 28 ऑफिशियल होते थे और 50 नॉन ऑफिशियल। देख, तो मैं हर एक पॉइंट को आपके लिए डिस्कस करता हूँ। अब ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल क्या होता है? तो ऑफिशियल मतलब, जैसे मान लो कि मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, ब्रिटिश सरकार में काम करता हूँ, तो मैं क्या कहलाऊंगा? ऑफिशियल। और यदि मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट में काम नहीं करता हूँ, मैं बड़ा जमींदार हूँ यहाँ का, और ब्रिटिश से मेरा जान पहचान है, ब्रिटिश मेरा बहुत सम्मान करते हैं, मेरे घर पे आते हैं, ब्रिटिश लोगों का आना जाना है, मतलब हायर ऑफिशियल्स का, उस टाइम जो गवर्नमेंट में बड़े बड़े लोग होंगे उनका आना जाना है मेरे यहाँ, और वो मेरे को नॉमिनेट कर देते हैं, तो मैं क्या कहलाऊंगा? नन ऑफिशियल। क्योंकि मैं भारत सरकार में तो काम नहीं कर रहा हूं ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में तो काम नहीं कर रहा हूं। जो लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करते हैं, ऑफिशियल हैं, बड़े सिविल सर्वेंट, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो वो हो गए तुम्हारे ऑफिशियल। और नॉन ऑफिशियल, जो भी कोई बड़ा जमींदार है, बड़ा लॉयर है, तो वो हो गया नॉन ऑफिशियल। तो ये टोटल दोनों नॉमिनेट कौन करेगा? वाइसराय। तो टोटल ये हो गया 41 और इलेक्टेड। अब ये लोग क्या है? इलेक्ट होके आएंगे, जिसमें कि 52 आपका जनरल, ये ध्यान रखना, ये जनरल लोग है, यहाँ कोई भी आ सकता है। और 30 मुस्लिम्स लोगों के लिए आप पढ़ रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट, तो 30 यहाँ पे हो गया मुस्लिम्स के लिए, 9 यूरोपियंस के लिए। इसी यूरोपियंस में आप पढ़ोगे एंग्लो इंडियंस, ठीक है? एंग्लो इंडियंस
नॉमिनेट किसके द्वारा होंगे, गवर्नर जनरल के द्वारा, और कुछ इंडियन क्रिश्चियन को भी नॉमिनेट करते हैं। खैर उसके बाद देखो 7 लैंडलॉर्ड, उसके बाद 4 इंडियन कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव और 2 सिख मेंबर। सिख मेंबर जैसे मुस्लिम्स लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था ना 1909 में, उसके बाद से और भी जो माइनॉरिटी है वो भी यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट मांगने लगी थी, तो उसके बाद सिख को भी यहाँ पे मिला। चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं काउंसिल्स ऑफ स्टेट, जो अपर हाउस होता था। देखो काउंसिल ऑफ स्टेट जो था इसमें किधर गया, देखो हाँ, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब अपर हाउस। अपर हाउस में जो एक चीज ध्यान रखना कि इसमें ऐसा कहीं नहीं था कि इसमें फीमेल भी मेंबर हो सकते थे। लेजिस्लेटिव असेंबली में 145 में फीमेल भी हो सकते थे, लेकिन काउंसिल ऑफ स्टेट जो था, जो अपर हाउस था यहाँ का, उसमें ओनली मेल मेंबर होंगे। कौन होगा भाई, ओनली मेन मतलब मेल होंगे, ठीक है। और इसका टेन्योर कितने साल का, 5 साल का। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मैं दिखा देता हूँ आपको। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब अपर हाउस में टोटल 60 मेंबर होते थे। कितने मेंबर होते थे भाई, 60 मेंबर, और इसमें से 33 इलेक्टेड होते थे एंड 27 नॉमिनेटेड होते थे। नॉमिनेटेड मतलब सेम उसी तरह से जिसको कि वाइसरॉय नॉमिनेट कर देगा, ठीक है। और वो कहाँ, 17 ऑफिशियल और 10 नॉन ऑफिशियल। 17 ऑफिशियल्स मतलब जो कि भारत सरकार में कोई ऑफिस होल्ड करता होगा, ठीक है। और इलेक्टेड 16 जनरल, 11 मुस्लिम्स, 3 यूरोपियंस एंड 1 सिख। आप इसको ध्यान इतना नहीं रखना, बट आपको ये ध्यान रखना है काउंसिल ऑफ मेंबर में टोटल 60 मेंबर थे, ये आपको ध्यान रखना है। देखो अब आप देखो यहां पे लेजिस्लेटर का क्या मतलब हुआ। जो भी लेजिस्लेचर के मेंबर हैं, पहले आपने क्या पढ़ा था ना, वो वोट नहीं कर सकते थे, इतना ज्यादा बात नहीं होता था। खैर तो लेजिस्लेटर अब क्वेश्चन पूछ सकता है और बजट में वोट भी कर सकता है। बजट पे अब वो वोट भी कर सकता है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है बजट में से कितना, ओनली 25% जो बजट होता था उसमें ही वोट कर सकते थे। रेस्ट नॉट वोटेबल, मतलब और पे आप वोट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और बिल, देखो अभी भी क्या होता है हमारे यहाँ, बिल कब बनता है लॉ, जब वो दोनों हाउस से पास हो जाए और प्रेसिडेंट का जब साइन मिलता है तब होता है। तो ये 3 चीज इंक्लूड अभी है ना, प्रेसिडेंट का साइन मिल जाए, दोनों हाउस लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाए, तब बिल लॉ बनता है। सेम ऐसा ही था, दोनों हाउस से आपको पास कराना पड़ेगा लॉ बनने के लिए, और आपको गवर्नर का साइन भी बहुत जरूरी है लॉ बनाने के लिए। अब देखो मान लो कि दोनों हाउस के बीच में, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट, ये दोनों मान लो आपस में कोई समझ लो कि कोई एग्रीमेंट, कोई इनके बीच में कुछ, कोई भी मान लो एग्रीमेंट रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, दोनों हाउसेस के बीच में, दोनों चेंबर के बीचेस में, चेंबर हाउस अब एक ही होता है, ठीक है, के बीच में मान लो कोई डेडलॉक रिजॉल्व नहीं हो पा रहा, कोई एग्रीमेंट है, किसी भी तरह का परेशानी, कोई ऐसा सिचुएशन में ये लोग आ गए जहां पर रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में क्या होता था, ज्वाइंट कमिटी, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस एंड ज्वाइंट सिटिंग होता था। ये 3 मेजर लेकर के ज्वाइंट कमिटी, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस एंड ज्वाइंट सिटिंग करके इन दोनों के बीच में जो भी डेडलॉक था उसको रिजॉल्व करा जाता था। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अब हम लोग थोड़ा सा गवर्नर जनरल के बारे में देखते हैं, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का थोड़ा सा पावर देखेंगे, जैसे आज आप पढ़ते हो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट का पावर, उसी तरह से गवर्नर जनरल का पावर आपने देखा कि यदि कोई 2 हाउस से लॉ पास भी हो गया है और यदि गवर्नर जनरल का साइन नहीं है तो वो लॉ नहीं बन सकता है। अभी आपने पढ़ा ना ये। और उसके बाद आपने देखा कि कोई भी बिल को बिना लेजिस्लेचर के कंसेंट के भी गवर्नर जनरल यदि चाहे तो उसको इनैक्ट कर सकता है। उसके बाद आपने देखा कि गवर्नर जनरल चाहे तो किसी भी बिल को प्रिवेंट कर सकता है लॉ बनने से, किस उसको रीजन पे, लेकिन उसको रीजन ये देखना पड़ेगा क्या वो हमारे कंट्री का पीस को यदि भंग कर रहा है तो उस केस में, ठीक है। और ये किसी भी हाउस में डिबेट, कोई क्वेश्चन को डिसअलाउ कर सकता है, कौन, गवर्नर जनरल। और इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आपको विजिट करना पड़ेगा। कहाँ विजिट करना पड़ेगा भाई,
आपको विजिट करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल। देखो आप तभी से पढ़ रहे हो इलेक्टेड में इतने मेंबर इलेक्टेड होंगे, इतने मेंबर इलेक्टेड होंगे, तो वो मेंबर को वोट कौन करेगा, वोट देने का पावर किसको है, बस हम लोग 2 सेकंड में पढ़ने वाले हैं ये। उससे पहले आपने ये लेजिस्लेचर पढ़ लिया, सेंट्रल लेजिस्लेचर, यहाँ पे अब 2 हाउस हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, और इन दोनों से बिल को पास करवाना पड़ेगा, उसके बाद गवर्नर जनरल का साइन लेना पड़ेगा, तभी वो एक्ट बनेगा। ये अब का पूरा प्रोसेस है। तो ये सेंट्रल लेजिस्लेचर मतलब अब इसका हम लोग देखेंगे क्या पावर है इसके पास। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब पावर है कि इंजॉय अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल ओवर प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उसके बाद अब देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ऑथराइज कर दिया गया, वो लॉ बना सकता है पूरे इंडिया के लिए, और कोई भी लॉ को वो कोई मान लो ठीक है, आप यहां तक ध्यान रखना, इंडिया के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए सेंट्रल लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है। ठीक है, अब रिस्ट्रिक्शन थोड़ा हम लोग देखते हैं क्या क्या सेंट्रल लेजिस्लेचर पे इस एक्ट के द्वारा रिस्ट्रिक्शन था। इस एक्ट के द्वारा ये कुछ रिस्ट्रिक्शन इस पे क्या लगाया गया था, यदि इनको किसी भी तरह का अमेंडमेंट करना है, किसी एग्जिस्टिंग लॉ, कोई लॉ है उसमें एग्जिस्ट कर रहा है लॉ, उस एग्जिस्टिंग लॉ में कुछ अमेंडमेंट करना है, गवर्नर जनरल का कोई ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट करना है, तो उस केस में ये नेसेसरी था उसको गवर्नर जनरल से परमिशन लेना पड़ेगा। सेंट्रल लेजिस्लेचर को गवर्नर जनरल से परमिशन लेना पड़ेगा। यदि किसी भी तरह के एग्जिस्टिंग लॉ में चेंजेस करना है, गवर्नर जनरल के अमेंडमेंट में चेंजेस करना है, तो आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो एक रिस्ट्रिक्शन इसके पास और था, आप जानते हो उस टाइम पे ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो कानून, जैसे मान लो पूरे इंडिया के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट कोई कानून बनाया, ठीक है, अब इस कानून को यदि चाहे सेंट्रल लेजिस्लेचर चेंज करना तो वो नहीं कर सकता है। ये इस एक्ट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 99 के द्वारा रिस्ट्रिक्शन था। यदि ब्रिटिश पार्लियामेंट किसी भी तरह का लॉ पास किया है, किसी तरह का कोई लॉ यहां पे लाया है, तो उस लॉ को सेंट्रल लेजिस्लेचर चेंज या फिर रिवर्स नहीं कर सकता है। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ये जो इलेक्टेड हम लोग बात कर रहे थे, इसमें इलेक्ट कौन कर सकता है, वोट कौन कर सकता है। ठीक है, ये फ्रेंचाइजी वोट का पावर किसके पास है। देखो अभी तक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई 18 साल से ऊपर सारे लोग वोट करेंगे, यूनिवर्सल नहीं हुआ है अभी। फ्रेंचाइजी अभी रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ लोग ही अभी वोट कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे वो कौन कौन से लोग हैं जो वोट कर सकते हैं। वोट वही कर सकते हैं जो कि लैंड रेवेन्यू पे करते हैं 50 रुपीज का, या फिर उनके पास रेंटल प्रॉपर्टी 180 रुपए का। अब रेंटल प्रॉपर्टी 180 रुपए का क्या मतलब हुआ, मान लो कि आप मद्रास में रहते हो, ठीक है, मद्रास में रहते हो, शहर में कहाँ से आप लैंड लाओगे, कहाँ से रेवेन्यू दोगे, शहर में तो नहीं पॉसिबल। लेकिन आपके पास मान लो कि एग्जांपल ले लो 3 मकान है, और इन तीनों मकान से इससे मान लो 100 रुपये आपको रेंट आता है, इससे 20 रुपये और इससे 90 रुपये, कितना हो गया 190 20 200 210, टोटल आपके पास रेंटल वैल्यू कितना आ रहा है 210 रुपये का, मतलब 180 से ज़्यादा है। यदि 180 से ज़्यादा है तो वो वैलिड, वो वोट कर सकता है। ठीक है, रेंटल प्रॉपर्टी का यदि वैल्यू कितना है 180 रुपए से ज्यादा है तो आप यहां पे कर सकते हो। और यदि आपका इनकम टैक्स उस टाइम पे इनकम टैक्स यदि आप 2000 रुपए का भरते हो तो आप वोट कर सकते हो। ठीक है, और वोट कौन कर सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा मैंने लिख दिया, जैसे मान लो यूनिवर्सिटी में जो काउंसिल होता था उसका सेनेट कर सकते हैं, लोकल बॉडीज, ये सब। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला, उस टाइम पे इंडियन पॉपुलेशन कितना था 26 करोड़, मतलब 260 मिलियन। ठीक है, 26 करोड़ था, लेकिन उसमें से वोट देने का सिर्फ पावर, कितने लोग सिर्फ वोट कर सकते थे 15 लाख। सोचो 26 करोड़ में से सिर्फ 15 लाख लोग के पास ही ये पावर था वोट करने का। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे चेंजेस इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे इस एक्ट के आने के बाद, कौन सा एक्ट भाई, कौन सा एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आने के बाद 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आने के बाद
प्रोविंशियल गवर्नमेंट में क्या क्या चेंजेस हुआ। तो उस टाइम पे मेजर प्रोविंसेस कितना थे, 8-9 थे, लेकिन टोटल उस टाइम जो पूरा ये ब्रिटिश एम्पायर देख रहे हो आप, ब्रिटिश का जो पूरा ये जितना भी आप देख रहे हो यहाँ पे रेड कलर में, ये पूरा ब्रिटिश एम्पायर है। ये जो पूरा ब्रिटिश एम्पायर देख रहे हो, टोटल यहाँ पे कितना प्रोविंस, जैसे देखो यहाँ पे मद्रास प्रोविंस हो गया, बॉम्बे प्रोविंस हो गया, है ना। इधर देखो यूनाइटेड प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस, है ना, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंसेस, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, है ना, असम, बर्मा, ये सारा क्या है, प्रोविंस है। तो उस टाइम जो ब्रिटिश इंडिया कितने प्रोविंस का बना हुआ था भाई, 15 प्रोविंस का। कितना प्रोविंस का, 15 प्रोविंस का। और उसमें देखोगे जो मेन मेन प्रोविंस जैसे कि कौन हो गए, मद्रास, बॉम्बे, ये सब प्रोविंस जो बड़ा बड़ा प्रोविंस था, बंगाल प्रोविंस और पुराना प्रोविंसेस था, वहां पे उसको रूल करने के लिए गवर्नर होते थे और गवर्नर का काउंसिल होता था। उसके अलावा कुछ प्रोविंस जैसे यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, सेंट्रल प्रोविंस, तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे। फिर कुछ जगह था जैसे मान लो अंडमान निकोबार है, यहाँ पे चीफ कमिश्नर होते थे। तो ऐसे करके टोटल और भी कुछ बड़ा बड़ा, जैसे यहाँ पे ये इधर वाला कुछ रीजन है। तो आप बेसिकली एक पूरा ढांचा समझ रहे हो उस टाइम का इंडिया कैसा था, एक पूरा इंडिया, उसके अंदर बहुत सारा प्रोविंसेस। जैसे आज हमारे यहाँ इंडिया है 28 स्टेट का यूनियन, उस टाइम पे 15 प्रोविंस का, स्टेट मतलब प्रोविंस समझो, 15 प्रोविंस का। जैसे आज हम लोग 28 प्रोविंस है हमारे पास, उस टाइम कितना था, 15। ठीक है। और रेस्ट ये सब एरिया को ब्रिटिश प्रोटेक्ट करता था, ये सब ब्रिटिश प्रोटेक्टेड एरिया कहलाता था। खैर, तो यहाँ पे जब आपके पास पीडीएफ जाएगा तो आप वहाँ से जूम करके भी इसको देख सकते हो कि कौन कौन सा प्रोविंस था। इस पर हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। हम लोग देखेंगे कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या क्या चेंजेस हुआ इस एक्ट के आने के बाद। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या क्या चेंजेस हुआ है ये पढ़ेंगे। थोड़ा हम लोग प्रोविंस देख ले, उस टाइम पे कितना क्या प्रोविंस था इंडिया का, वो देख लीजिए। अब हम लोग लेजिस्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इतना सारा जो आप प्रोविंस देखा, क्या आपको लग रहा है हर एक लेजिस्लेचर में सेम मेंबर होना चाहिए? नहीं, कोई बहुत बड़ा प्रोविंस है, कोई छोटा है, कहीं भी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोविंस होगा, है ना। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर उसके अकॉर्डिंग होगा। तो हम लोग खैर अब पढ़ने वाले हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। इसके नाम से क्लियर है, लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है, लॉ मेकिंग बॉडी। तो लेजिस्लेचर हो गया लॉ मेकिंग बॉडी। बेसिकली ये एक बॉडी होगा जिसका क्या काम होगा भाई, लॉ बनाना। अब ये जो लॉ मेकिंग बॉडी है किसके लिए लॉ बनाएगा, प्रोविंस के लिए। किसके लिए लॉ बनाएगा, प्रोविंस, जैसे जैसे बिहार, उड़ीसा, बंगाल, असम, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, ये सब प्रोविंस के लिए ये जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, ये जो लॉ मेकिंग बॉडी है, ये क्या बनाएगा भाई, लॉ बनाएगा। अच्छा, लॉ बनाएगा तो किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना देगा? नहीं, ये जो लॉ बनाएगा, ये जो बॉडी लॉ बनाएगा, उसके लिए कुछ सब्जेक्ट्स को दिया गया था। वो कौन सा लिस्ट में था लिखा हुआ, प्रोविंशियल लिस्ट। तो प्रोविंशियल लिस्ट में जो कुछ सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट पे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मतलब ये लॉ मेकिंग बॉडी, ये सारे सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना, ये जो सब्जेक्ट देख रहे हो इस पे लॉ बना सकता है। अब इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें देखो, इसमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट रिलेटेड टू प्रोविंसेस। जैसे मान लो जो भी प्रोविंस से रिलेटेड बात चल रही है, उस प्रोविंस से रिलेटेड इसमें सब्जेक्ट होगा। अब कौन कौन सा, पब्लिक हेल्थ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एजुकेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल फैसिलिटी, लैंड रेवेन्यू, ये कुछ सब्जेक्ट है। इन सारे सब्जेक्ट्स पे कौन लॉ बना सकता है, ये लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या होता है, लॉ मेकिंग बॉडी होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। यहां पे क्या होता है, डायरकी। ठीक है, डायरकी इंट्रोड्यूस होता है। इसको बहुत जगह डीआरकी या डायरकी जनरली इसको बोलते हैं, डायरकी। ठीक है, और बहुत जगह डी वाई भी आप देखोगे। ठीक है, बहुत जगह डी आई भी यूज होता है। तो खैर हम लोग डी आई को जनरली ज्यादा प्रीफर करते हैं। देखो, डी आई मतलब डाई, मतलब दो, टू, एंड आर्की मतलब क्या होता है, रूल, मतलब डबल रूल, है ना, रूल ऑफ टू। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, रूल ऑफ टू, या फिर डबल रूल, टू रूल्स, ऐसा भी बोल सकते हो। खैर, डायरकी का मीन्स आपको समझ में आ गया, मतलब दो लोगों का रूल। कैसे होगा भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आपने देखा था प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को कुछ सब्जेक्ट मिला है। ये जो कुछ सब्जेक्ट मिला है, इस पे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को बनाना है लॉ।
अब देखो यहाँ पे क्या फंडा था, थोड़ा सा डायरकी आपको ऐसे समझ में आएगा। डायरकी क्या था भाई, ऐसा समझ में आएगा आपको। डायरकी बेसिकली इम्प्लीमेंट हुआ था 8 प्रोविंस में, अभी समझ में आएगा आपको। अभी आप ये समझ लो डायरकी इंट्रोड्यूस हुआ था 8 प्रोविंसेस में। तो डायरकी में क्या होता था, इसको आप एक एग्जांपल से समझ लो। चलो हम लोग ले लेते हैं, लेट्स एग्जांपल कोई भी ले लो, मान लो चलो इसको ले लो, बंगाल को। ठीक है, बंगाल प्रोविंस का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। हर एक प्रोविंस का एग्जीक्यूटिव हेड को क्या बोलते थे हम लोग, गवर्नर। एग्जीक्यूटिव हेड को क्या बोलते थे हम लोग, गवर्नर। एग्जीक्यूटिव हेड को बोलते थे गवर्नर, और उसका दो काउंसिल होता था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये जो लेजिस्लेचर है, ये क्या करेगा, लॉ बनाएगा। ठीक है, लॉ बनाएगा। तो लॉ बनाने के इसको कुछ सब्जेक्ट मिल गया, टोटल इनके पास मान लो ये सब्जेक्ट है। तो ये लोग क्या करते थे, ये जो टोटल इनके पास सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट से ये लोग क्या करेंगे, इस कुछ लिस्ट को, ठीक है, कुछ लिस्ट को रिजर्व कर दिया जाएगा और उसको नाम दे दिया जाएगा रिजर्व। ठीक है, और कुछ जो सब्जेक्ट है उसको क्या बोला जाएगा, ट्रांसफर्ड। ठीक है, ये देखो इनके पास सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कानून बना सकता है। और यहां जो इतना सारा इनके पास, इतना सारा जो इनके पास यहां पे मान लो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में से कुछ सब्जेक्ट को कौन बनाएगा, ये कुछ सब्जेक्ट को रिजर्व कर दिया जाता है और कुछ सब्जेक्ट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब देखो जो सब्जेक्ट ये रिजर्व में है ना, इसको कौन बना सकता है कानून, ये सब्जेक्ट दे दिया जाता है गवर्नर के प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। मतलब गवर्नर और उसके काउंसिल को किसको दे दिया जाता है, रिजर्व लिस्ट जो है, इस लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट होंगे, ये सब्जेक्ट किसको दे दिया जाता है भाई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। किसको दे दिया जाता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। यहां पे लिख भी दिया मैंने, रिजर्व सब्जेक्ट किसको मिल जाता है, प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। आप इसको ध्यान रखिएगा। और जो आप ट्रांसफर सब्जेक्ट देखते हैं, ये किसको मिल जाता है, ट्रांसफर सब्जेक्ट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली को। किसको मिल जाता है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली को। देखो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत सारे लोग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग इलेक्ट होके आते थे। यहाँ तो आपने देखा यहाँ पे कोई इलेक्ट होके नहीं आता था। अभी जस्ट देखो एक कमेंट आया, मैं आपको कमेंट दिखाता हूँ, वैसे बहुत लंबा हो गया ये वीडियो। देखो ये सब जो कमेंट आता है ना, बहुत अच्छा लगता है। देखो ये शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा, सर योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क लीडिंग टुवर्ड्स मेकिंग ऑफ मेनी CGI ऑफ इंडिया। बाप रे। तो ये सब जो कमेंट आता है ना, दिल खुश हो जाता है मेरा, बहुत अच्छा लगता है मुझे। कि लगता बेसिकली कमेंट से ये पता चलता है कि आप पढ़ रहे हो, और जैसे कोई पढ़ा तो लगता मेरा पढ़ाना सफल हो गया। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट में, ये जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है, मैं पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूं, ये जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है, इस पे कौन बना सकता है भाई, इस पे बना सकता है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर कहां से आते थे, इलेक्ट होके आते थे, याद है ना आपको। और इसमें से जिनको कुछ कुछ इसमें से मिनिस्टर्स और ये लोग कहलाते थे काउंसिलर। ऑब्वियसली काउंसिल के मेंबर काउंसिलर कहलाएंगे। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिस्टर्स होते थे, उनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। अब देखो यहाँ पे एक टेक्निकल चीज है, आप इसको थोड़ा ध्यान रखना। ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली वाले हैं, ये लोग तो इलेक्ट होके आए हैं, कुछ लोग इलेक्ट होके आते थे। तो इलेक्ट होके जैसे आए तो इसका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया ना। लेकिन यहां पे एक चीज क्या ध्यान रखना है, ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था, गवर्नर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होता था, ये विदाउट ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई रिस्पॉन्सिबल इनका नहीं था, लेकिन ये तो रिस्पॉन्सिबल थे। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट वाले ये रिस्पॉन्सिबल थे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ट्रांसफर सब्जेक्ट और आपको ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा कि यहां पे डिवीजन था। खैर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर किधर गया भैया, चलो, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग बॉडी, और इनको लॉ बनाने के लिए कुछ सब्जेक्ट दिया गया था जिसपे ये सिर्फ प्रोविंस में कानून बना सकते थे। और इसमें इस एक्ट से, कौन सा एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1919 इससे एक चीज इंट्रोड्यूस करा जाता है, डायरकी। डायरकी मतलब दो लोगों का रूल। अब इसमें कैसे दो लोग का रूल होता है आप देखोगे आगे। दो लोग रूल ऐसे करते हैं। अच्छा, ये सिस्टम इंट्रोड्यूस कहाँ कहाँ हुआ था? 8 प्रोविंसेस में। कौन कौन सा? असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पे सबका नाम है, आप देख लीजिए इसको। और डायरकी ला करके प्रोविंशियल गवर्नमेंट को और भी पावर दिया गया। और आप देखोगे इनको जो सब्जेक्ट मिला था जिसपे कानून बनाने का, वो सब्जेक्ट में भी डिवीजन हो गया। आप देखा ना, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली को सब्जेक्ट मिला कानून बनाने के लिए, और उसमें भी डिवीजन होता है। कैसे डिवीजन होता है आपने देख लिया। ये जो टोटल सब्जेक्ट मिला था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव को कानून बनाने का, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को, इसमें से कुछ कुछ रिजर्व कर दिया जाता है और कुछ ट्रांसफर लिस्ट हो जाता है। रिजर्व लिस्ट किसके अंडर आ जाएंगे? रिजर्व लिस्ट में वो सब्जेक्ट होंगे, उसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा? गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल। गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल हम लोग देख चुके हैं। उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट होंगे? अब देखो, इसमें जो ये जो रिजर्व वाला है, इसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सब होगा। जैसे देखो आप यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू। तो ये जो इंपॉर्टेंट वाला है, इसको कौन करेगा? गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इस पे कानून कौन बनाएगा? गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लॉ एंड ऑर्डर जो प्रोविंस में, मान लो बंगाल प्रोविंस है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कौन करेगा? अभी भी तो पावर गवर्नर और उसके काउंसिल के पास ही रहा। तो ये सिस्टम लाके क्या फायदा भैया? जो इलेक्टेड मेंबर है आप उसके हाथ में तो पावर दे ही नहीं रहे हो। पावर किसको दे रहे हो? गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। जो जो देखो, मेन तो क्या होता है? पुलिस, फाइनेंस, पावर, पैसा, और आर्मी, पुलिस, फाइनेंस और लॉ एंड ऑर्डर। मेन चीज तो ये अपने पास ही रख लिए, लॉ एंड ऑर्डर एंड फाइनेंस किसके पास रह गया भाई? ये रिजर्व लिस्ट के अंदर, रिजर्व लिस्ट के अंदर आ गया। तो पावर तो सब तो गवर्नर और उसके काउंसिल के पास ही रहा। और ये लोग रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है, और ये लोग रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेटिव काउंसिल के पे रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। लेकिन वहीं पे ट्रांसफर सब्जेक्ट वाला जो बच गया, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, लोकल गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज, ये सब वाला जो सब्जेक्ट है, ये किस लिस्ट में चला जाएगा? ट्रांसफर लिस्ट में। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम। और जनरली ये सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता था? जो मिनिस्टर्स होता था, जो इलेक्ट होके, इंडियंस इलेक्ट होके जाते थे ना वो। और ये लेजिस्लेचर पीपल के प्रति, पीपल के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होता था। लेकिन ये देखो, गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल, मेन पावर तो इन्हीं के पास है, और ये रिस्पॉन्सिबल भी नहीं हो रहे हैं। तो ये सिस्टम था डायरकी का। डायरकी में क्या हो रहा था? जो सब्जेक्ट था ना लॉ मेकिंग का, वो बट जाता था किसके बीच में? एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल में। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। बहुत डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है ये, और आप ध्यान रखना इसको। चलो हम लोग चलते हैं थोड़ा और। हाँ, कदर गया भाई। देखो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड गवर्नर जनरल। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इंग्लैंड में होते थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो इंडिया में होते थे, वो लोग इंटरफेयर इन द रिस्पेक्ट ऑफ रिजर्व सब्जेक्ट वाइल इन द रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर सब्जेक्ट। ये लोग देखो यहाँ पे, ये लोग इंटरफेरेंस देखो, मेन जब इन्हीं के पास है, फाइनेंस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, तीनों मेन चीज तो इन्हीं के पास है, तो फिर हम क्या इसमें दिमाग लगाना है? तो ये लोग बेसिकली ट्रांसफर सब्जेक्ट में इतना ज्यादा इंटरफेरेंस इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, इतना ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। तो अभी आपने देखा था ना, दो बढ़ जाता है, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व। रिजर्व में गवर्नर और उसके काउंसिल, जो जो मेन था लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू, ये सब इन्हीं के पास है। और जो एजुकेशन है, ये सब छोटा मोटा, ये सब दे दिया जाता है मिनिस्टर्स के पास, और ये रिस्पॉन्सिबल होते थे। तो इधर वाला सब्जेक्ट में, ट्रांसफर सब्जेक्ट में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इनका इनका इंटरफेरेंस इसमें कम होगा। और इसका तो खैर कर ही सकते हैं ये लोग, इसमें इंटरफेरेंस ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इन्हीं के पास है ना। लॉ एंड ऑर्डर से ही तो आप किसी को कंट्रोल करोगे, इंडिया को या प्रोविंस को कैसे कंट्रोल करोगे? ब्रिटिश कैसे कंट्रोल करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर,
लॉ एंड ऑर्डर से, फाइनेंस से, इसी से करेंगे। तो इसीलिए गवर्नर जनरल और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ये कंट्रोल कर सकते थे किसको, रिजर्व वाले को, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्योंकि देखो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात कर रहे थे ना ये लोग यहाँ पे डिमांड करते थे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमको दो, तो ब्रिटिश बोलता लो भैया तुमको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे दिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो दे दिए, लोगों को कोई इंटरफेरेंस नहीं है हमारा, लेकिन सब कुछ तो आप खुद के पास लेके बैठे हो, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू, पुलिस, सब तो आप यहाँ पे लेके बैठे ही हो, तो रिस्पॉन्सिबल रखो चाहे नहीं रखो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये लोग ढोल पीटते हैं तो उस टाइम पे देखो हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आपको दे रहे हैं, आपको मिनिस्टर्स बना रहे हैं। चलो ठीक है, हो गया। अब हम लोग देखेंगे सुधार, रिफॉर्म देखेंगे, लेजिस्लेचर में क्या क्या सुधार करा गया है इस एक्ट को ला करके प्रोविंशियल। देखो ये ब्रिटिश लोग ऐसा दिखाते थे कि हम आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ खुद के लिए करते थे, ये लोग हर एक कुछ खुद के लिए करते थे। मान लो रेलवे बनाए, बोलते हैं कि हम लोग आपके लिए रेलवे बनाए, नहीं आप हमारे लिए नहीं बनाए हो, आप अपने लिए बनाए हो, ताकि सामान जल्दी से जल्दी आपके पास जाए, आप लूट के यहाँ से ले जा सको। तो हमेशा ये लोग दिखाते थे कि नहीं हम इंडियंस के लिए काम करते हैं, एक्चुअल में ये लोग हमारे लिए काम नहीं करते थे, खुद के लिए करते थे। हम लोग देखेंगे लेजिस्लेचर में क्या क्या सुधार हुआ। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे लेजिस्लेचर में बहुत ज़्यादा सीट बढ़ाया गया, एक्सपैंड करा गया लेजिस्लेचर को। कैसे करा गया वो आप देखो, यहाँ पे मैंने थोड़ा डेटा लगा रखा है आप लोगों के लिए, आप देख सकते हो। जो इलेक्टेड मेंबर है, इलेक्टेड मेंबर यहाँ देखो, इलेक्टेड जैसे मान लो मद्रास का एग्जांपल ले लो, मद्रास में इलेक्टेड मेंबर कितना होगा 98, है ना। तो इलेक्टेड मेंबर बढ़ाया गया है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाके क्या करा गया था, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको बढ़ाया गया। कितना परसेंट से भाई, 70% से। इलेक्टेड मेंबर को पहले आप पढ़े थे ना, इससे पहले वाला जो 1909 वाला एक्ट था उसमें आप क्या पढ़े थे, बहुत कम होते थे, 20 होता था, 21 होता था, 15, 16, इस तरह से करके इलेक्टेड मेंबर होते थे। लेकिन अब कितना कर दिया गया, 98, 100, 114। बंगाल सबसे बड़ा था, तो बंगाल में आप देखोगे ये कितना कर दिया जाता है भाई, 114 कर दिया जाता है, 114 कर दिया जाता है, ठीक है। और आप देखोगे कम्युनल और क्लास इलेक्टोरेट फर्दर कंसोलिडेट करा जाता है इस एक्ट के आने के बाद। और वुमेन्स को भी थोड़ा राइट टू वोट दिया जाता है, वुमेन्स वेर ऑल्सो गिवन द राइट टू वोट। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब वुमेन्स भी वोट कर सकती है ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल कुड रिजेक्ट द बजट ऑफ द गवर्नर। देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल कुड रिजेक्ट द बजट बट द गवर्नर कुड रिस्टोर इट। यदि गवर्नर को नेसेसरी लगेगा तो वो रिस्टोर कर सकता है, ठीक है। अब मान लो कि इस बार ये बजट बना, लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन यदि गवर्नर को लग रहा है कि नहीं ये बजट ठीक है, तो गवर्नर इसको क्या कर सकता है, रिस्टोर कर सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच थोड़ा दिया गया, क्या दिया गया भगवान ही जान रहा है। थोड़ा हम लोग देख लेते हैं गवर्नर का पावर, ठीक है। ये एक्ट 1919 लाके गवर्नर को क्या क्या पावर दिया गया प्रोविंस में। तो गवर्नर, मिनिस्टर्स, इंडियंस जो होते थे, गवर्नर्स कुड ओवर रूल, मिनिस्टर्स को ओवर रूल कर सकते थे ऑन ग्राउंड। सब यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। देखो अब सिंपल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई भी लॉ पास करना है तो उसमें किसका एजेंट जरूरी होगा, गवर्नर का। सिंपल है, ये सब आप पहले भी पढ़ रखे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नर के पास वीटो होता था बिल और ऑर्डिनेंस इशू करने में, ये आपको पता ही है, नहीं पता है तो फिर से सुन लो, ये सब इजी पॉइंट है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब हम देखेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर होते थे उसका ड्यूरेशन कितने साल का, टेन्योर होता था, उसका टेन्योर 3 ईयर्स का होता था, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी 3 साल से पहले भी डिसॉल्व करा जा सकता था, किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। जैसे आप सेम पढ़े ना सेंट्रल में, सेम उसी तरह से यहाँ भी, जैसे सेंट्रल में आप क्या पढ़े हो कि पूरा होने से पहले 3 ईयर से पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डिसॉल्व कर सकते थे, सेम उसी तरह से गवर्नर भी डिसॉल्व कर सकते हैं। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। और यदि गवर्नर चाहे तो 1 साल वो बढ़ा भी सकता है, एक्सीड भी कर सकता है, ठीक है।
अब इस एक्ट का हम लोग कुछ अदर फीचर देख लेते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो दो फोटो है। पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल 1921 का है, जब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, इतने सारे लोग थे। और यहाँ पे एक है बिहार, आप देखना बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसका एस्टैब्लिशमेंट उसी टाइम पे हुआ था, वो है यहाँ पे। थोड़ा मैंने पिक्चर से लगा दिया, आप देखो ये लगभग 100 साल से भी पुराना बिल्डिंग है। और ये ब्रिटिश के द्वारा ही इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसी एक्ट के द्वारा ये जो बिल्डिंग आप नीचे देख रहे हो ना, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है थोड़ा सा। चलो अब इस एक्ट का हम लोग थोड़ा अदर फीचर्स देखेंगे। इस एक्ट के द्वारा और क्या क्या थोड़ा कुछ कुछ करा गया वो भी देख लेते हैं हम लोग। मेन हमारा था सेंट्रल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एग्जीक्यूटिव में कोई ज्यादा चेंजेस हुआ नहीं था, तो वो भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और ये एक्ट आकर के एक नया ऑफिस बनाया गया इंग्लैंड में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई कमिश्नर, ठीक है। आप इसको ध्यान रखना, जो कि इंडिया में गवर्नर जनरल का एजेंट होता था, आप इसको ध्यान रखिए, कुछ ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होता था, अब इसका सैलरी कौन पे करेगा, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट अब इसका सैलरी पे करेगी। पहले इसको इंडिया से सैलरी जाता था, आप इसको ध्यान रखिएगा। और इसी एक्ट के द्वारा सबसे पहली बार एस्टैब्लिशमेंट होता है पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया, और यही आगे जाके क्या बन जाएगा, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आगे जाके बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान रखो, अब ये इंडिया में भी अब इंडिया और इंग्लैंड में साथ साथ एग्जामिनेशन होगा सिविल सर्वेंट का। खैर ये सब उतना ध्यान नहीं लगाना है आपको। देखो एक डिमांड आपने पढ़ा था, तो वहां क्या था, इंडियंस का डिमांड कि हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ, आप एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ। तो ब्रिटिश बोला कि हाँ ठीक है, चलो भैया बढ़ाएंगे, तुम्हारा बिल्कुल बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, अब से पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में कर देते हैं, और एग्जाम यहां से होगा, आप यहीं से जा सकते हो डायरेक्ट, एक साथ एग्जाम होगा इंग्लैंड का भी और यहां का भी। और हर एक साथ 1/3 सीट्स जो रिक्रूटमेंट है इसमें बढ़ेगा, एनुअली कितना से 1.5% बढ़ेगा, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिए। अब थोड़ा सा आपने क्या पढ़ा था 1858 में, 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इससे एक नया, अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या हुआ था, इससे पहले कंपनी रूल करती थी, तो कंपनी रूल खत्म कर दिया गया था, सीधे क्राउन का, ब्रिटिश क्राउन का रूल यहां पे स्टैब्लिश हो गया था इंडिया में। और उसके लिए एक नया पोस्ट बनाया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये एक पर्सन हो गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और इसका 15 मेंबर का काउंसिल बनाया गया, इसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर का काउंसिल बनाया गया। और इस 15 मेंबर के काउंसिल में आपने क्या पढ़ा था, 1909 के एक्ट से पढ़ा था, उस टाइम भी तो ये होगा काउंसिल, तो 1909 में क्या पढ़ा था कि 2 मेंबर अब से क्या हो सकते थे, इंडियंस। और ये एक्ट आने के बाद 1919 का ये एक्ट आने के बाद अब ये मेंबर 2 नहीं, 2 से बढ़ा के कितना कर दिया गया, 3। तो अब इंडियन काउंसिल, अच्छा ये काउंसिल कहां होगा, इंग्लैंड में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहां बैठते थे, इंग्लैंड में होते ना, तो इंग्लैंड में होगा ये। तो इंग्लैंड में जो इंडियन काउंसिल होगा उसमें मेंबर को इंक्रीज कर दिया गया, 2 से 3 कर दिया गया, और सैलरी भी इनका बढ़ा दिया गया, कितना पाउंड से कितना कर दिया गया, 1000 पाउंड से 1200 पाउंड कर दिया गया, ठीक है। अब इनका टेन्योर कितना कर दिया गया भाई, 5 ईयर्स। अब इसमें जो काउंसिल में मेंबर होंगे इंडियन काउंसिल, उसका टेन्योर कितना हो गया, 5 ईयर। अब इसमें जो मेंबर होगा, हाफ ऑफ द मेंबर शुड बी 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया। अब मान लो यहां पे टोटल 15 मेंबर है, लेकिन अब क्या करा गया है, इसमें आप देखोगे मैक्सिमम मेंबर कितना कर दिया जाता है, 12। पहले आपने पढ़ा था 15, अब यहां पे मैक्सिमम मेंबर कितना, 12, और एटलीस्ट मिनिमम कितना, 8। तो इंडियन काउंसिल में मिनिमम कितना मेंबर होना चाहिए भाई, अब इसमें मिनिमम 12 मेंबर हो, सॉरी मिनिमम 8 और मैक्सिमम 12 और मिनिमम 8, इतना मेंबर। और इसमें से कितना, 3 मेंबर्स कौन होंगे, इंडियंस होंगे, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें मेंबर बनने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास एटलीस्ट 10 ईयर का एक्सपीरियंस, कितने साल का होना चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस। आप इंडिया में रहे हो 10 साल तक, और किसी पब्लिक सर्विसेज में आपने यदि काम करा है, तो आप यहां पे इंडिया के काउंसिल, इंडियन काउंसिल उसको बोलते थे, इंडियन काउंसिल में आप मेंबर बन सकते हो। बहुत लंबा हो गया आज का लेक्चर तो, लेकिन देखो यदि आप ऐसे पढ़ोगे ना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा।
आपको, आप इसको ना कॉलेज के लेक्चर की तरह ले सकते हो। यदि यहाँ तक भी मुझे पता बहुत कम लोग देख रहे होंगे, फिर भी जो भी देख रहे हो आप, थोड़ा पीडीएफ इधर उधर हो गया, मैं अभी चलता हूँ वहाँ पे फिर से। अब ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस एक्ट का सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, है ना। इस एक्ट का सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे इस एक्ट का मेरिट, पहले सिग्निफिकेंस पढ़ते हम लोग, फिर मेरिट, फिर डिमेरिट पढ़ेंगे, फिर फाइनली हम लोग उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएगा हमारा। बस इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं फिर ये ख़त्म हो जाएगा। चलो सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं हम लोग इस एक्ट का। देखो, इस एक्ट के आने के बाद, इस एक्ट का आप बोल सकते हो इम्पॉर्टेंट विशेषता क्या था। तो इस एक्ट के आने के बाद लोगों को पता चला किसके बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग पता चला, है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग। और वुमेन्स को सबसे इसमें पहली बार फर्स्ट टाइम वोटिंग का राइट मिला इस एक्ट के आने के बाद। तो इस एक्ट से आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लोगों को वोटिंग, हाँ अच्छा वोट होता है, इनको मिलता है, लोग भी डिमांड करने लगे नहीं मुझे भी दो, मुझे भी वोटिंग दो। आप इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वुमेन्स को पहली बार वोट देने का राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब तो यूपीएससी का क्वेश्चन है, खैर आप भी ध्यान रख सकते हो। और इसी एक्ट से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस होता है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मैंने पहले आपको बता चुका है, मैं फिर उस पर डिस्कस नहीं करूंगा। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोला गया कि इस एक्ट के आने के बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस होगा। सबसे पहली बार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस होता है इस एक्ट के आने के बाद। उसके बाद आपने पढ़ा प्रोविंशियल सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुआ इस एक्ट से, पढ़ा ना भी आपने। उसका फिर आपने क्या देखा, people were granted more administrative power and the government administrative pressure was considerably lessened। खैर यहाँ पे अब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब नहीं है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे ड्रॉबैक। देखो बहुत जगह इसको आप देखोगे ड्रॉबैक को डिमेरिट्स, डिफेक्ट, लिमिटेशन, तो ये सब का मीनिंग एक ही हो गया। तो हम लोग ये जो एक्ट, कौन सा एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। देखो मैं बार बार इसलिए ईयर बोलता हूं ताकि आपको ध्यान रहे, आप भूलो नहीं, है ना। तो इस एक्ट का ड्रॉबैक पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट इररिस्पॉन्सिबल था। सेंट्रल गवर्नमेंट पीपल के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं था, है ना। उसके बाद आप देखो कम्युनलिज्म बढ़ गया इससे। कम्युनलिज्म कैसे बढ़ गया, आपने देखा कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को इसमें और भी बढ़ावा मिला, मुस्लिम्स को 30 सीट्स और दे दिया जाता है। फिर आपने देखा वहां पे 11 सीट्स दे दिया जाता है काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स में, और आपने देखा था लेजिस्लेटिव असेंबली में 30 सीट दे दिया था। फिर प्रोविंशियल असेंबली में भी इसी तरह से लोग डिमांड करने लगे। तो कहीं ना कहीं ये कम्युनिज्म को बढ़ावा दे रहा था, है ना। उसके बाद फिर आप देखोगे लिमिटेड एक्सटेंशन ऑफ इलेक्टोरेट्स। इलेक्टोरेट समझते हो आप, फिर मैं क्या इतना डिटेल में जाऊंगा। आप ये समझो बेसिकली इस एक्ट के आने से पहले, जैसे कि हमारे देश में 26 मिलियन पीपल रहते थे, मतलब 26 नहीं 260 मिलियन, मतलब 26 करोड़, 26 करोड़ लोग रहते थे। लेकिन इसमें से वोट कितना देते थे, सिर्फ 15 लाख। तो इलेक्टोरेट्स देख रहे हो कितना कम है ना। तो ये भी एक डिमेरिट है, 26 करोड़ के पॉपुलेशन में आप सिर्फ 15 लाख लोगों को दे रहे हो वोट देने का राइट, तो ये कितना गलत बात है ना। तो ये था एक। उसके बाद देखोगे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में लैकेज था।
इसमें आप कैसे देख सकते हो, इसमें जो लेजिस्लेचर था उसके पास कोई कंट्रोल नहीं था, वो कंट्रोल कर ही नहीं सकता था वाइसरॉय और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में भी लैकेज था। आपने देखा कि सबसे हायर अथॉरिटी वाइसरॉय आता था, उसके सामने किसी का नहीं चलता, वो जो चाहता उस तरह से कर सकता था। तो लेजिस्लेचर के पास कोई कंट्रोल ही नहीं था। सेम इसी तरह से प्रोविंस में भी आपने देखा, प्रोविंस में भी जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स होते थे उनके पास कोई कंट्रोल नहीं था, किसके ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। जो भी इंपॉर्टेंट था वो सब कुछ गवर्नर और उसके काउंसिल के पास होता था। गवर्नर के पास अनरिस्ट्रिक्टेड पावर था, कुछ भी डिसीजन ले सकता था। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर किसी के भी अगेंस्ट वो डिसीजन ले सकता था। तो ये सब अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। और आपने देखा था जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में आपने वहां क्या देखा था, इन अप्रोप्रिएट डिवीजन था सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का जो डिवीजन था वो इन अप्रोप्रिएट था और वो अनसेटिस्फैक्टरी था, है ना। और आपने क्या देखा, सेंट्रल लेजिस्लेचर वॉज गिवन वेरी लिटिल पावर एंड नो कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस एट प्रोविंस। एट द लेवल ऑफ प्रोविंस डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट एंड पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन, वही चीज है यहाँ पे आप देख रहे थे कि जो सब्जेक्ट था पुलिस का, प्रेस का, फाइनेंस का, लॉ एंड ऑर्डर का, ये सारा किसके पास था, रिजर्व वालों के पास। तो इनके पास तो कुछ नहीं बचा। तो बेसिकली ये जो सब्जेक्ट का डिवीजन था, ये जो सब्जेक्ट का डिवीजन था ये इनएप्रोप्रिएट था, है ना। वही चीज यहाँ पे बात करा जा रहा है। तो ये सब कुछ ड्रॉबैक था। आई होप आपको ये सब समझ में आया हो। बहुत लंबा लेक्चर हो गया, यदि यहाँ तक भी देखे हो तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। खैर मैं आपके लिए ही पढ़ाया हूँ, मेरा कोई ऐसे इंटेंशन थोड़ी है कि मैं 4 घंटा आपको लंबा पढ़ा दूँ, है ना। हिस्ट्री है तो लोगों को बोरिंग लगता है, लेकिन मुझे हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए मैं आराम से पढ़ता हूँ और पढ़ा भी सकता हूँ, है ना। खैर यदि यहाँ तक भी आप देखे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सके तो आप प्लीज़ कमेंट करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे उतना मुझे अच्छा लगता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियोज़ बनाने का। और आपको यदि PDF चाहिए तो यहाँ पे लिंक है, लॉयर प्रशांत, जाके आप टेलीग्राम पे लिखो और PDF को डाउनलोड कर लो वहाँ से, है ना। उसके बाद किसी भी तरह का क्वेरीज है तो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कहीं भी मेरे से पूछ सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप है, आप ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप मुझे यहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी इच्छा, जहाँ आप कांटेक्ट करो, आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।